Hello children, in previous lecture we discussed about chapter number 5 पेस्टोरलिस्ट इन मॉडर्न वर्ल्ड। पेस्टोरलिस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिछले टर्म पे। मैंने आपको 2 वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने आपको डिफ़ाइन किया था नोमैडिक कौन होते हैं, यानी घुमंतु किस्म के जो पेस्टोरलिस्ट होते हैं वो कौन से होते हैं। साथ ही मैंने उसका डिस्कस किया था कि कहाँ कहाँ ये रहते हैं, तो उसमें मैंने आपको माउंटेंस का पहला टॉपिक लिया था और माउंटेंस में मैंने डिस्कस किया था जम्मू कश्मीर और आपके हिमाचल प्रदेश का। माउंटेंस यानी हिमालयी क्षेत्र, और आप जानते ही हैं जो नॉर्थ साइड है ऑफ इंडिया का वो हिमालयी क्षेत्र ही है। वहाँ मैंने 2 प्लेसेस के बारे में डिस्कस किया था, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बारे में, जहाँ मैंने 2 पेस्टोरलिस्ट के बारे में बात किया। पहला गुज्जर बात किया और दूसरा आपका गड्डी बात किया था, गड्डी सेफर्ड्स के बारे में। आगे ये मैंने आपको बताया था ये चरवाहे केवल और केवल हिमालयी क्षेत्रों में नहीं है, बल्कि हिमालयी क्षेत्रों के अलावा ये अलग अलग जगहों पे भी देखे गए हैं। उसके लिए मैंने एग्जांपल दिया था प्लेट्यू का, प्लेन्स का और डिजर्ट्स का। जहाँ प्लेट्यू और प्लेन्स के एग्जांपल के तौर पर मैंने महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्रा का रीजन लिया था और यहाँ काफ़ी चरवाहों के बारे में बात किया, जैसे डांगर्स के बारे में बात किया था, आपके यहाँ गोलास के बारे में बात किया था। आगे मैंने एक डिज़र्ट एरिया भी लिया था और वो राजस्थान का था, जहाँ रैकास की मैंने बात की थी। प्लेन्स की जहाँ बात है तो मैंने यूपी के क्षेत्र को लिया था और वहाँ बंजारा कम्युनिटी के बारे में बात किया था। और ये सारे जो चरवाहे हैं इनके बारे में मैं डिस्कस किया था कि किस प्रकार ये अपनी लाइफ चला रहे हैं और किस प्रकार इनकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है। ये नोमैडिक ज़रूर है, घुमंतु किस्म के इंसान ज़रूर हैं, लेकिन निश्चित तौर पे इनकी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही थी और ये अपनी लाइफ से बड़े खुश थे, क्योंकि ये चरवाहे केवल अपने एनिमल्स पे ही डिपेंड नहीं थे। ये अच्छा खासा एग्रीकल्चर फील्ड पे भी एग्रीकल्चर करते थे। साथ ही ये अच्छा खासा प्लांटेशन भी करने लगे, साथ ही ये अच्छा खासा ट्रेडिंग भी करने लगे। ये सब मैंने डिस्कस किया था और ये सब हुआ इस कारण क्योंकि इन चरवाहों ने कहीं ना कहीं फार्मर्स से एक फ्रेंडशिप कर ली थी, क्योंकि फार्मर्स के वीट या राइस जो भी चावल होते थे उसके कटाई के बाद जो नीचे स्टबल होते थे, उन स्टबल का यूज़ ये अपने जानवर के लिए करते थे। तो फार्मर के साथ रह रह के इन्होंने कहीं फार्मिंग भी सीख ली थी, तो कुछ सेटल लाइफ भी जीने लगे थे। ये सब हम लोग डिस्कस किए थे पिछले टर्म पे। आपको मैंने कुछ ट्राइबल्स के नोट के बारे में लिखने को दिया था, आपने उसे लिखा होगा। आज लेक्चर्स को कंटिन्यू ले चलते हैं। मैंने पिछले टर्म पे ही बताया था कि जो आगे मैं आपका टॉपिक पढ़ाऊंगा वो टॉपिक ये पढ़ाऊंगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कॉलोनी के आने से किस प्रकार इन चरवाहों की लाइफ इफेक्ट हो गई, किस प्रकार उनके दिन बदल गए। जो दिन काफ़ी अच्छे चल रहे थे, अपने लाइफ से ये बड़े खुश थे, फार्मर के साथ फ्रेंडशिप करके बहुत अच्छे से इनकी लाइफ चल रही थी, वो लाइफ इनकी बदल गई कॉलोनी रूल के आने से। आइए डिस्कस करते हैं उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा इनकी लाइफ पर और क्या उसका रिजल्ट आया। तो आज लेते हैं आपके चैप्टर का सेकंड टॉपिक और वो सेकंड टॉपिक है कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ। अभी तक हमने पहला टॉपिक डिस्कस किया था पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट, उनके बारे में, और आज डिस्कस करते हैं कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ कि किस प्रकार कॉलोनियल रूल का इफेक्ट पड़ा इनकी लाइफ पर। आपको जैसे पता है 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। बैटल ऑफ बक्सर के बाद ऐसा माना जाता है कि इंडिया में ब्रिटिश रूल की शुरुआत हो गई। 1759 में इन्होंने डचों को हराया, 1760 में इन्होंने फ्रांस को हराया, 1764 में बंगाल, अवध और मुगलों को हराया, और बक्सर में इन तीनों शक्तियों का हारना यानी इंडिया में ब्रिटिश रूल की शुरुआत हो गई। क्लियर? ब्रिटिश रूल जब यहाँ पे शुरू हुआ तो इन ब्रिटिशर्स ने अपना रूल और रेगुलेशन बनाया, अपना एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, और जिस तरह किसी इंसान को, जिस तरह किसी स्टेट को ढाला जाता है अपने फेवर में, कुछ उस तरह का रूल और रेगुलेशन ये इंडिया में साथ लेकर आए। क्लियर? अपने साथ ये मॉडर्नाइज होकर आए थे। तो कुछ लोग कहते थे कि इनका आना अच्छी बात है, कम से कम मॉडर्न एरा इंडिया का आ रहा है, लेकिन कुछ लोग के लिए ये बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट क्रिएट हो गया, क्योंकि उनकी लाइफ पूरी बदल गई। जो लाइफ उनकी सुख शांति से गुजर रही थी, उस लाइफ को इस कॉलोनियल रूल ने बिल्कुल चेंज करके रख दिया। बात करते हैं अगर हम पेस्टोरलिस्ट की, तो उनकी लाइफ काफ़ी हद तक प्रभावित हो गई। जैसे आपने पढ़ा था ट्राइबल्स की लाइफ कितना इफेक्ट किया, कितना ट्राइबल्स दुख झेले और कितना बड़ा रेवोल्यूशन किए ट्राइबल्स, वैसे डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार इन चरवाहों की लाइफ चेंज हो गई। लैंड पे अच्छा खासा इन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाया, लैंड को बढ़ाया, फॉरेस्ट को
कॉन्साइज किया, फॉरेस्ट को ख़त्म किया, लोगों के इधर उधर जाने पे इन्होंने रोक लगाई, मैक्सिमम लैंड पाने के चक्कर में कई सारे फॉरेस्ट को कटिंग किया, अच्छे खासे उन ट्रीज़ का ये प्रोडक्शन करते थे, प्रोड्यूस करते थे जो ट्री इनको अच्छा खासा कैश क्रॉप्स के रूप में आती थी, यानी अच्छा खासा इन्हें रेवेन्यू से प्राप्त होता था, अच्छा खासा पैसा प्राप्त होता था, तो उन पे ये फोकस करते थे, बाकी सबको ऐसे ही छोड़ देते थे। ये सब कुछ इन्होंने किया, कई सारे फॉरेस्ट लॉ इन्होंने लाया, फॉरेस्ट लॉ से इन्होंने पेस्टोरलिस्ट के लाइफ को चेंज करके रख दिया। वह इंसान जो नोमैडिक लाइफ जी रहे थे, आराम से फार्मर के साथ फ्रेंडशिप करके बड़े अच्छे से अपनी लाइफ को गुजार रहे थे, उनकी लाइफ को इन्होंने बदल कर रख दिया। क्लियर। आइए डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार इन्होंने पेस्टोरलिस्ट की लाइफ को बदला, किस प्रकार वो इफेक्ट हुए, क्यों वो उन्होंने एक रेवोल्यूशन किया। आइए डिस्कस करते हैं उस पॉइंट को कुछ अलग अलग पॉइंट के रूप में। क्या इन्होंने कैसा इनके रोक लगाई, किस प्रकार इनको रेस्ट्रिक्शन लागू हुए, आइए डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट, आप जानते ही हैं ब्रिटिशर्स यहाँ केवल ट्रेडिंग के पर्पस से शुरू में जरूर आए, लेकिन बाद में इनका पर्पस केवल और केवल पैसा आ गया। नोमैडिक के लाइफ को बदलने का इनका सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि इन्हें चाहिए रेवेन्यू, बहुत रेवेन्यू इन्हें चाहिए, पैसा चाहिए, और निश्चित तौर पर वो रेवेन्यू अगर कोई सबसे ज़्यादा देगा तो वो देगा लैंड। क्लियर। जितना आपके पास लैंड होगा उतना लैंड आप पीजेंट को सौंपेंगे, जमींदारों को सौंपेंगे, जमींदार उस पर अच्छी खासी खेती कराएंगे और उतना ही आपको लैंड रेवेन्यू प्राप्त होगा। इसलिए इन अंग्रेजों की सबसे पहले नज़र है लैंड पर, उन्हें चाहिए मैक्सिमम लैंड, अब वो चाहे जहाँ से आए। क्लियर। रेवेन्यू इंपॉर्टेंट, लैंड रेवेन्यू इंपॉर्टेंट, तो ये मैक्सिमम लैंड प्राप्त करने के लिए कई सारे जंगलों को साफ करा दिया जिससे वहाँ फर्टाइल लैंड बनाया जाए, वहाँ अच्छा खासा आपका कैश क्रॉप प्रोड्यूस किया जाए जिसे बेचकर ये अच्छा खासा फ़ायदा उठा सके। फॉरेस्ट के ख़त्म होने से केवल फॉरेस्ट ख़त्म नहीं हुआ बल्कि इन चरवाहों का पाश्चर ख़त्म हो गया, चारागाह ख़त्म हो गया, ग्रास ख़त्म हो गए, जिन ग्रास पे इनके जानवर की लाइफ डिपेंड थी। आपने इस लैंड रेवेन्यू के चक्कर में उनके पूरे फील्ड को ख़त्म कर दिया, उनके पूरे ग्रेजिंग लैंड को ख़त्म कर दिया, पूरे पाश्चर को ख़त्म कर दिया। क्लियर। ऐसा ही नहीं कि ये रूल केवल कल्टीवेटेड लैंड पे ही होता था। जो अनकल्टीवेटेड लैंड था ना, अनकल्टीवेटेड फील्ड, चलो भैया वहाँ हल्के हल्के घास है, कम से कम वहाँ चरवाहे अपनी लाइफ गुजार सकते, तो इन्होंने क्या किया, अनकल्टीवेटेड फील्ड इन अंडर कल्टीवेशन, उसको क्या किया, कल्टीवेशन के रूप में ले आया, यानी उसको फर्टाइल लैंड बनाने की कोशिश किया। कई सारे वहाँ खाद को डाला, किसी प्रकार अन्य फर्टाइल मटेरियल्स को डाला जिससे ये लैंड भी हमारे यूज़ के लिए आ जाए। अगर वो थोड़ा सा भी फर्टाइल लैंड हो जाता तो वहाँ वो कैश क्रॉप्स लगाए जाते जो क्रॉप्स वहाँ अच्छे से हो सके, स्पेशली देवदार, साल, यही सारी ये ट्रीज़ लगाते थे जिससे उन्हें अच्छा खासा मोटी रकम मिल सके क्योंकि उनकी डिमांड यूरोप के अन्य देशों में बहुत ज़्यादा थी। तो पहला अगर मैं पॉइंट करूं कि कॉलोनियल रूल का क्या इफेक्ट पड़ा इनके लाइफ पे, तो पहला पॉइंट याद रखिए, लैंड रेवेन्यू। ठीक, मैक्सिमम मुझे लैंड चाहिए और मैक्सिमम लैंड मुझे तभी होगा जब मैं फॉरेस्ट का कल्टीवेशन करूंगा। फॉरेस्ट कल्टीवेशन खत्म होगा तो चरवाहों का पाश्चर खत्म हो जाएगा, और उनका पाश्चर खत्म हो गया तो निश्चित तौर पर उनकी लाइफ इफेक्ट पड़ेगी ही पड़ेगी। क्लियर। रूल नंबर सेकेंड, मिड 19 लगभग 19वीं सेंचुरी के बीच में कई सारे फॉरेस्ट एक्ट लाए गए। फॉरेस्ट एक्ट के जरिए इन्होंने क्या किया, मैक्सिमम लैंड प्राप्त किया, फॉरेस्ट को कटिंग किया, मैक्सिमम लैंड प्राप्त किया। मैक्सिमम लैंड प्राप्त करके ऐसा नहीं कि ब्रिटिश यहाँ अपना राज करते थे या उसे अपने अंडर में लग देते थे, वो एक विलेज को सौंप देते थे, विलेज हेडमैन। आपने पीछे काफ़ी कुछ पढ़ा भी है, आपने पढ़ा था वो सेटलमेंट, अस्थाई सेटल पढ़ाया था, सेटल बंदोबस्त के बारे में, अस्थाई बंदोबस्त के बारे में, महालवाड़ी पढ़ाया था, रैयतवाड़ी पढ़ाया था। तो इन्होंने क्या किया, जो विलेज का हेड है उसे हेडमैन बना के उसे वो लैंड दे दिया। क्लियर। उसने कहा भैया आप यहाँ पे खेती करवाइए अपने फार्मर से, आपकी भी लाइफ चलेगी, मेरी भी लाइफ चलेगी। अब भैया किसी को कोई पोस्ट दे रहे हो तो खुशी होगा, तो हेडमैन ही अपने आप को अंग्रेज अधिकारी समझने लगा और वह बड़ा बुरा ट्रीटमेंट किया, चाहे वो फार्मर के साथ कहा जाए या फिर पेस्टोरलिस्ट के बारे में। पेस्टोरलिस्ट अगर वहाँ अपने एनिमल्स को ले जाके ग्रेजिंग कराते तो ये उनको भी रोक देते थे कि भैया ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ केवल और केवल
प्लांटेशन किया जाएगा, यहाँ आप ग्रास चरा नहीं सकते, ग्रेजिंग नहीं कर सकते, उन पे रोक लगाई गई। तो सेकंड पॉइंट है इसका फॉरेस्ट एक्ट। क्लियर? फॉरेस्ट एक्ट के जरिए इन्होंने, याद रखो, फॉरेस्ट को दो कैटेगरी में तोड़ दिया। फॉरेस्ट एक्ट लाया था इन्होंने, उसमें क्या किया, फॉरेस्ट को दो पार्ट में कर दिया। पहला कर दिया रिजर्व फॉरेस्ट। क्लियर? रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है? एक ऐसा फॉरेस्ट जहां पे केवल और केवल ब्रिटिश रूल चलेगा, ब्रिटिश के लोग काम करेंगे, वहां कोई भी इंसान, कोई भी इंडियन, किसी प्रकार का, चाहे वो पैस्टोरलिस्ट हो या फार्मर, कोई वहां नहीं जा पाएगा। वहां ये करते थे देवदार और साल जैसे ट्री का प्रोडक्शन, क्योंकि इससे उन्हें बहुत ही ज़्यादा कैश मिलता। क्लियर? क्योंकि वो एक्सपोर्ट करते थे इंडिया से इन सब चीज़ों को, और अच्छा खासा यूरोपीय कंट्री से अच्छा खासा पैसा उठाते थे। तो इनका पहला जो फॉरेस्ट का पार्ट है वो है रिजर्व फॉरेस्ट, वहाँ कोई नहीं जा सकता। और स्पेशली पेस्टोरलिस्ट तो एकदम नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो जानते थे ये ग्रास को ख़त्म कर देंगे, पत्तों को खा लेंगे, तो उस ट्री का उतना वो सेटल नहीं हो पाएगा जिस तरह उसे सेटल होना चाहिए। सेकेंड है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है? कुछ ऐसे फॉरेस्ट है जिन्हें प्रोटेक्ट किया, रक्षा किया। वहाँ नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट को जाने की अनुमति थी, वो जा सकते थे वहाँ पे, लेकिन बिना इनके परमिशन से वहाँ एक भी ट्री को ये कट नहीं कर सकते थे। बिना इनके परमिशन से वहाँ अपने एनिमल्स को ग्रेजिंग नहीं करा सकते थे। बिना इनके परमिशन से वहाँ का कोई सामान ये बाहर नहीं ला सकते थे। मतलब बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन था। क्लियर? छूट जरूर मिला इन फॉरेस्ट में जाने का, लेकिन रेस्ट्रिक्शन के साथ उन्हें एक पास दिया जाता था कि पास आप ले जाइए, अगर आपके पास पास होगा तभी आप जा सकते हैं, नहीं। इस तरह तमाम रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है इन चरवाहों की लाइफ पे। पहला आपने समझा लैंड रेवेन्यू, सेकंड पॉइंट आपने समझा फॉरेस्ट एक्ट। आइए थर्ड, डाउट ऑन नोमैडिक ट्राइबल्स। हाँ, ये नोमैडिक जो ट्राइबल्स थे, इन पे विश्वास नहीं था। क्यों? क्योंकि ये नोमैडिक टाइप पे घुमंतु है, आज यहाँ कल वहाँ, कल वहाँ, कल वहाँ, और ये चाहते थे कि ये एक ग्रुप बना ले, एक विलेज में रहे, एक सेटल लाइफ हो जाए, तो इनके ऊपर हम अधिकार जमा सकते हैं। कैसे होता है कि अगर घर में सभी लोग इकट्ठे होते हैं तो उस पर हेडमैन का दबाव पड़ता है, लेकिन अगर कोई इंसान कभी यहाँ बसे, कभी वहाँ बसे, कभी वहाँ जाके रहे, कभी वहाँ जाके रहे, तो उस तरह का प्रेशर उसके ऊपर नहीं आ पाता। और दूसरी बात, वो इधर से उधर जाकर ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक तरह का एडवर्टाइज करेगा, यानी प्रचार करेगा, जो ब्रिटिशों के लिए अच्छे नहीं होंगे। इसीलिए ये नोमैडिक को हमेशा डाउट के नज़रिए से देखते थे। क्लियर? कि ये घूम रहे हैं, ये रूल रेगुलेशन को नहीं मानते, कभी यहाँ कभी वहाँ। एक कॉलोनी में अगर आप रहिए तो रूल रेगुलेशन को मानिए। इतना ही नहीं, 1871 में इन पेस्टोरलिस्ट पर नियंत्रण लगाने के लिए इन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लाया। इसके जरिए जो नोमैडिक ट्राइब्स इधर से उधर घूमते हुए पाया जाएगा, उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा। इस तरह के रूल के द्वारा इन्होंने ट्राइबल्स के लाइफ को बड़ा इफेक्ट किया, क्योंकि इनका स्टार्टिंग ही पर्पज रहा है घूम घूम के अपने सामानों को बेचना। जब तक इधर उधर घूमेंगे नहीं, सामानों को कैसे भेजेंगे? घूम के उन फर्टाइल लैंड पे जाना जहाँ अच्छा खासा ग्रास मिल जाए। अगर आप वहाँ रेस्ट्रिक्ट इनको कर देंगे भैया, तो ये एक एरिया में कहाँ रहने वाले? एक एरिया में ये रहकर कभी इस प्रकार का काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर चरवाहों की लाइफ अब ट्रेडिंग पे भी डिपेंड होने लगी। क्लियर? तो आप उन्हें घूमने नहीं देते। 1871 के जरिए क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लाया। इसके जरिए अगर कोई घूमता हुआ पाया गया ट्राइबल्स या कोई पेस्टोरलिस्ट, तो आप उसको अरेस्ट कर लेते थे और उसे पनिश करते थे, अच्छा खासा उन पर टैक्स लगाते थे। क्लियर? तो 3 पॉइंट मैंने आपको बताया। पहला लैंड रेवेन्यू डिस्कस किया, सेकंड पॉइंट आपने डिस्कस किया कि फॉरेस्ट एक्ट, जहां आपने 2 कैटेगरियाँ देखा, पहला रिजर्व फॉरेस्ट और सेकंड वन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक? और लास्ट आपका जो पॉइंट है वो है मेनी टैक्सेशन। हाँ, इस टैक्सेशन ने भी ट्राइबल्स की लाइफ को बड़ा इफेक्ट किया है, पेस्टोरलिस्ट की लाइफ को बड़ा इफेक्ट किया। क्यों? क्योंकि ये हर एक चीज़ पे टैक्स लगाते थे। नमक, साल्ट पर टैक्स लगाया, एनिमल्स पे टैक्स लगाया, गुड्स पर लगाते थे, लैंड पर लगाते थे, सब चीज़ों पर टैक्स लगाते थे। बताइए, जो पेस्टोरलिस्ट हैं बेचारे, उनकी मैक्सिमम लोगों की लाइफ क्या है? एनिमल्स पे डिपेंड है। अगर 10 सिप कोई अपने पास रख ले तो उन्हें अच्छा खासा ब्रिटिशर्स को टैक्स देना पड़ता था, हमेशा पर मंथ टैक्स देना होता था। ये कौन सी बात है भैया? मेरे एनिमल्स हैं, मैं रख रहा हूँ, आप टैक्स लगाने वाले कौन है? तो एनिमल्स पे टैक्स लगाते थे। एनिमल्स के थ्रू जो ये प्रोडक्ट बेचारे पाते थे, उस प्रोडक्ट को अगर ये मार्केट में ले जाके सेल करते तो आप उन प्रोडक्ट पे टैक्स लगाते। पता चलता उनसे उतना प्रॉफिट ही नहीं मिला जितना उन्होंने आपको टैक्स के रूप में दिया। तो ये चौथा सबसे बड़ा रीजन है जो ट्राइबल्स की लाइफ को बड़ा इफेक्ट किया। इतना ही नहीं,
इन्होंने 19th सेंचुरी के बीच में 19th सेंचुरी में इन्होंने ग्रेजिंग टैक्स लगा दिया। बताइए ग्रेजिंग टैक्स लगाने की क्या जरूरत है, वो तो नेचुरल है। आप उस पर टैक्स लगाने वाले कौन है, वो तो नेचुरल थिंग्स है, वो तो उन्हीं के लिए है, तो आप उस पर ग्रेजिंग टैक्स लगा दिया। क्लियर। शुरुआत में क्या करते थे ब्रिटिशर्स, अपने टैक्स नहीं लेते थे, ये टैक्स किसी मीडिएटर से लिवाते थे। कोई मीडिएटर, जैसे उन्हीं के गाँव का कोई हेड बना दिया गया, तो हेड भी वैसा ही था, बेवकूफ़ इंसान। वो जानता था कि अरे ब्रिटिशर्स ने मुझे इतना बड़ा पद दिया, तो वो उसका पद का वो दुरुपयोग करता, और अगर 50% टैक्स है तो वो 70% लेता, 20% अपने पास रखता और 50% ब्रिटिशर्स को दे देता। कहा जाता है पेस्टोरलिस्ट ने कभी शिकायत किया ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि भैया आप लोग टैक्स इतना किए हैं और ये मीडिएटर इतना टैक्स लेते हैं, मुझे हमें लोग को बड़ी दिक्कत हो रही है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे ये वो। तो कहीं ना कहीं उनकी बातों में ब्रिटिशर्स को लगा कि ये रेवोल्यूशन कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स बड़े चालाक थे, बड़े होशियार थे। वो पेस्टोरलिस्टों को उतना प्रेशराइज नहीं करना चाह रहे थे कि जिससे वो किसी प्रकार का रेवोल्यूशन करे। टैक्स लगाते थे, पैसा कमाते थे, लेकिन इतना भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाते थे कि वो किसी प्रकार का रेवोल्यूशन कर दे। इसीलिए 1880 में गवर्नमेंट ने उन मीडिएटर को ख़त्म कर दिया और डायरेक्ट पेस्टोरलिस्ट को अपने अंडर में ले लिया। यानी टैक्स अब ब्रिटिशर्स खुद लगाएंगे और टैक्स ब्रिटिशर्स अब खुद वसूलेंगे। आपको मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके बिहेव से कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन की महक आने जरूर लगी थी। क्लियर। तो आज आपका टॉपिक मैं यहीं रोक रहा हूँ। 4 पॉइंट याद रखिए कि कॉलोनियल रूल का किस तरह पेस्टोरल लाइफ पर इफेक्ट पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा। तो 4 पॉइंट आपने देखा। लैंड रेवेन्यू सबसे इंपॉर्टेंट, सेकंड वन फॉरेस्ट टैक्स, थर्ड वन डाउट ऑन नोमैडिक ट्राइबल्स और फोर्थ वन टैक्सेशन, मेनी टैक्सेशन, मोर टैक्सेशन। और इन चारों पॉइंट ने पेस्टोरल लाइफ को बहुत ही चेंज किया। निश्चित तौर पर आपने लास्ट वाले पॉइंट में कुछ देखा कि उन्होंने बेहतर करने की कोशिश की ब्रिटिशर्स ने, लेकिन ये पर्याप्त नहीं। आप पेस्टोरलिस्ट के ऊपर इतना प्रेशराइज कर चुके हैं कि आपके इस तनिक मात्र सुधार से वो सुधरने वाला नहीं है। आगे जाके ये ट्राइबल्स अच्छा खासा रेवोल्यूशन करेंगे, फार्मर के साथ मिलकर, कुछ अनट्राइबल्स के साथ मिलकर वो अच्छा खासा आप पर एक प्रकार का रेवोल्यूशन करेंगे, जो आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आगे देखेंगे। तो ये आपका सेकंड टॉपिक का पहला हेडिंग था। सेकंड हेडिंग डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपके पास क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, उसे आप सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू।